हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि GS3 का मेंस का एग्जाम जो है वो हो चुका है। और इसी मेंस में जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज है वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे मेंस का एग्जाम कैसा था, क्वेश्चंस क्या क्या थे। हम लोगों ने क्वेश्चन से पहले जो द स्टडी IAS ने प्रोग्राम चलाई थी उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन की गई थी और क्वेश्चन कितने एज इट इज आए हैं, रिसोर्सेज से कितने क्वेश्चन है। और जो मणिकांत सर हर बार बोलते रहते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाओ, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है और उसकी रेलेवेंस हमें इस एग्जाम में कैसे देखने को मिलती है, इसी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग देंगे। और फिर एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बोलेंगे कि यहाँ पे अप्रोच कैसे लिखी जा सकती है। अगर आप लोग पर्सनली मुझ लोगों से पूछते हैं या किसी से भी पूछते हैं जिस पर्सन ने मेंस लिखा है, तो वो हमेशा बोलेगा कि सबसे बड़ा बैरियर जिस वजह से मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, ठीक है, या फिर जिस वजह से मेंस में वो पीछे रह गए, इसका रीजन क्या होता है। देखो, मेंस क्वालिफाई ना होने के दो बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला होता है टाइम। अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन को आपको 7 मिनट्स के आसपास लिखना होता है। और वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन के साथ एक एग्जांपल कैसे लिखनी है, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है क्वेश्चंस को कंप्लीट कैसे करना है। यानी जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको कैसे आप लोग कंप्लीट करोगे, सब क्वेश्चंस का एक एवरेज आंसर आप दे दो। ये सबसे पहला चैलेंज जो है वो होता है। सेकंड चैलेंज उसमें ये होता है कि जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। उन डायमेंशंस को देखना और इक्वली उनको आंसर करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें 2 डायमेंशन दे रखे हैं और क्वेश्चन 150 मार्क्स 150 वर्ड्स का। अब 150 वर्ड्स के क्वेश्चन को आप अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस में लिखते हो, ठीक है। अब यहां पे आपने मान लो लिख दिया बेसिक लाइनें, फिर यहाँ फर्स्ट हेडिंग हुई और यहाँ पे खत्म किया, यहाँ फर्स्ट हेडिंग हुई, यहाँ पे खत्म किया और यहाँ पे कंक्लूजन। अब देखो, आपने फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन को इक्वल वेटेज प्रोवाइड की है। कई बार एग्जामिनर इस चीज को देखता है कि फर्स्ट जो वो था डायमेंशन था, इस केस में इंसान ने ज्यादा लिख दिया, दूसरे डायमेंशन के बारे में पता नहीं था तो उसमें 2-3 लाइनें लिख के चला दिया, यहां पे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो पहला जो मेंस में सबसे बड़ा बैरियर है वो ये है कि क्वेश्चंस को कंप्लीट करना और ओवरऑल एग्जाम को एक एवरेज आंसर की तरह लिखना। सेकंड मेन बैरियर क्या होता है कि उन क्वेश्चंस में जो डायमेंशन दिए गए हैं उनको अगर आप ज्यादा अच्छे से ना भी लिख पाए, लेकिन एक ओवरऑल अच्छे से सारी डायमेंशंस को इक्वल वेटेज देके आंसर कर देना, ये एक दूसरा बैरियर होता है। इन दो चीजों को पूरा करने के बाद जो मेन गेम होती है वो ये नहीं होती कि आप GS 1, 2, 3 में क्या स्कोर कर रहे हो। देखो, GS 1, 2 और 3, इन तीनों में कोई पर्सन अगर मान लो 10 साल से भी तैयारी कर रहा है और दूसरा वाला जो है वो 2 साल की तैयारी कर रहा है, मार्क्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे। ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं बोला मैंने ये बोला ऑलमोस्ट सेम आएंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बेसिकली ये होता है कि इन सब चीजों के रिसोर्सेज सेम है, चीजें सेम है, तो आंसर लिखने का तरीका भी सेम हो जाता है। लेकिन जो आपका रैंक डिसाइडिंग होता है वो ऐसे होगा, वो होगा आपका GS 4, वो होगा आपका ऑप्शनल और ऐसे, ये 3 जो है पेपर्स मिलके आपका रैंक डिसाइड करेंगे, आपकी सिलेक्शन डिफाइन करेंगे। और आपकी जो सिलेक्शन है वो इन तीनों के चलते होगी। लेकिन जो GS 3 का एग्जाम हुआ है, GS 3 के एग्जाम की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो ये है कि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। जैसे 150 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 तक चलते हैं। फिर सेक्शन B आ जाता है। सेक्शन B में क्वेश्चन 11 से चल के क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है वो क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये 150 वर्ड्स वाले जो है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे 250 वर्ड्स वाले जो है ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड ऑलवेज इकोनॉमी का होगा, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ऑलवेज एग्रीकल्चर का होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 ऑलवेज इकोनॉमी का होगा। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ऑलवेज एग्रीकल्चर का होगा। यानी कि इकोनॉमिक्स GS 3 में एक अम्ब्रेला ब्रांच है
और इसमें एक ब्रांच इसकी है एग्रीकल्चर और एक है कोर इकोनॉमिक्स। अब जो कोर इकोनॉमिक्स पूछी जाती है 10 मार्क्स 10 मार्क्स 15 15, 50 नंबर की ये इकोनॉमी आ गई, और 50 नंबर का ही जो है वो एग्रीकल्चर का सेक्शन पूछा जाता है। 50 मार्क्स इसके हो गए और 50 मार्क्स जो है वो इसके हो गए। दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो कंप्लीट ये दोनों का जो सेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स के आसपास देखा जाता है। तो इतने मार्क्स जो है वो फुल फ्लैज आपको मिल सकते हैं इस सेक्शन में। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या थे? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे उसमें अगर हम लोग देखें तो हमारी हमेशा से ही प्रेडिक्शन रहती है। आप मेरे यहाँ की रिकॉर्डिंग की है मैंने, इससे पहले के वीडियोस देखो, जिस किसी में भी मैंने मेंस की अप्रोच बता रखी है, मैंने उनको ये बोला कि हमेशा टॉपिक सीखो क्या क्या है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, उसके बाद बैंकिंग जो है उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या चीजें की गई हैं, ये सभी जो है वो एक्सपेक्टेड डायमेंशंस होते हैं। और क्वेश्चन भी इस साल यहीं से आया। अगर आप एग्रीकल्चर में भी देखोगे, चैलेंजेस टू द इंडियन एग्रीकल्चर, इनोवेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर, ये सब टॉपिक्स है और यहीं से इस साल भी क्वेश्चन आए हैं। तो हाई चांसेस हैं कि मेंस में अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन कहां से आएंगे। मेंस कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल होता है, प्रीलिम्स कुछ हद तक अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको यहां पे ध्यान देनी है वो ये है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो क्या होती है। जैसे इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल रुपीज। फर्स्ट डायमेंशन क्या है कि हमने ये बताना कि डिजिटल रुपीज क्या होता है। इन कंटेक्स्ट एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी की वर्किंग बताओ। अब देखो इसमें दो डायमेंशन है। पहला जो डायमेंशन है वो बेसिकली इस चीज से डील करता है कि सिंपल डायमेंशन है, डिजिटल रुपीज जो है वो क्या होता है। दूसरा ये है इसी कंटेक्स्ट में ये एक्सप्लेन करो कि ये वर्क कैसे करता है और प्रोग्रेस जो है वो इसकी कैसे हुई है। अब एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम लोग देखें, एग्जामिन द व्यू दैट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एन is an integral part of the social and economic inclusion in the country like India. Also throw light on the usefulness of RBI Financial Inclusion Index. अब देखो दो डायमेंशन है। पहला डायमेंशन ये बताता है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो कैसे एक हिस्सा है सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन का। सोशल इंक्लूजन क्या होती है? सोशली आपको किसी ग्रुप से मार्जिनलाइज किया गया है, इसको जो है वो क्या बोलते हैं? सोशल इंक्लूजन। और इकोनॉमिक इंक्लूजन क्या होती है? इकोनॉमिकली सब लोगों को लेके चलना, ठीक है। आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो क्या होता है, इसमें क्या क्या है और क्या क्या चीजें हैं जो इसको आगे पुश करती हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, इसमें सोसाइटी की बात की गई है, इसमें इकोनॉमी की बात की गई है, यानी कि इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। अगर आप एक सब्जेक्ट कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट को अकेला नहीं करना, उसके साथ अदर डायमेंशंस को भी लेके चलना और उन डायमेंशंस को भी आंसर्स में लिखना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो मणिकांत सर जिसकी बात करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच की, ठीक है। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला क्या गया है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल रुपीज, इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करनी है हम लोगों ने। अब देखो सबसे पहले इसमें सिंपल वर्ड्स में डिजिटल रुपीज क्या होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
देखो डिजिटल रुपीज बेसिकली क्या होता है, डिजिटल रुपीज इज एन इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब जैसे मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ये मान लो इंडिया है। इंडिया में दो तरीके के सिस्टम चलते हैं, एक है जो फाइनेंशियली सरकार की नजरों में है, एक है जो ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, ये सब चीजें हैं जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। इस पैरेलल इकोनॉमी में धीरे धीरे एवोल्यूशन होती रहती है। इसी एवोल्यूशन के दौरान यहाँ पे जो है वो एक सिस्टम आया जिसको बोला जाने लगा क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी में क्या था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, यानी कि अगर मान लो हमने पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे देना है तो उस केस में क्या होता था कि काफी सारी लेयर्स होती थी, यानी कि लेयरिंग सिस्टम था। इसी लेयरिंग सिस्टम की वजह से यह पहचानना मुश्किल हो जाता था कि जिस पर्सन ने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाला है उसमें कितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं, वो पैसा कहां से आया और वो कहां पे जाएगा। इसी लेयरिंग की वजह से जो पैरेलल इकोनॉमी, जो ब्लैक इकोनॉमी चल रही थी, इसको पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। और इसी की वजह से क्या हुआ कि इलीगल चीजें जो है वो इंक्रीज होने लगी। आरबीआई ने ये देखा कि ये इस सिस्टम में सबसे अच्छा क्या है, क्रिप्टो करेंसी में सबसे अच्छा क्या है, वो है फास्टनेस, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई ने क्या किया, इसको अडॉप्ट करने के बजाय इसके पैरेलल में अपनी खुद की जो है वो डिजिटल रुपीज जो है वो बना दिया और उसको बोला कि यूज करने के लिए बोला गया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको यूज करती थी, जो कि क्रिप्टो करेंसी था, उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं था, वो प्राइवेटली जो है वो वर्क करती रहती है करेंसी। लेकिन सीबीडीसी में क्या हुआ, आरबीआई ने बोला कि इसको रेगुलेट हम करेंगे। अगर हम इसको रेगुलेट करेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे हाथ में रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया में वल्नरेबल सेक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत लोग हैं जो गरीब है, इन लोगों की हम लोगों ने हेल्प भी करनी है। तो इस वजह से इन्होंने ये सीबीडीसी जो है वो लॉन्च की। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखोगे, द डिजिटल रुपीज इज द इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी which is issued by the RBI. It is a digital form of Indian rupees and unlike private crypto, it is a sovereign currency which is backed by the RBI. अब ओवरऑल हमें ये समझ आया कि ये है क्या। नेक्स्ट कई लोगों का ये डाउट होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल रुपीज। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो अब सीबीडीसी क्या है, एक करेंसी है जो कि इशू की गई है। करेंसी की खासियत क्या होती है कि आरबीआई की लाइबिलिटी होती है कोई भी करेंसी, ठीक है। यानी कि अगर आरबीआई की लाइबिलिटी है तो आरबीआई इज मतलब एबल टू पे यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आरबीआई उसको मना नहीं कर सकता। अब सीबीडीसी बेसिकली कुछ इस तरीके से है जो कि आरबीआई की एक लाइबिलिटी है जिसको आरबीआई जरूर पे करेगा, ठीक है। रुपीज कैश की अगर हम लोग बात करें तो ये फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी होता है, रुपीज कैश फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी। और यहीं पे अगर हम लोग ई रुपीज की बात करें तो ये डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है, यानी कि डिजिटली एग्जिस्ट करता है इन योर मोबाइल फोन और समथिंग, ठीक है। यहां पे एक चीज और आपको याद रखनी है, यूपीआई। अब आप लोग बोलोगे कि सर यूपीआई जो है वो अलग है और जो ये ई रुपीज है ये अलग है, ये क्या सिस्टम बना। देखो इस केस में आपको याद रखना है यूपीआई बेसिकली एक सिस्टम है। अब आपके पास पैसा है, ये पर्सन ही है, इसके पास भी पैसा है, ये पर्सन भी है। जिस ट्रांजिशन से ये पैसा इस ए से बी की तरफ जा रहा है उसका नाम यूपीआई है। यूपीआई एक ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है, लेकिन डिजिटल करेंसी अपने आप में एक करेंसी है। यूपीआई जो है वो आरबीआई की लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन यहां पे जो बोला गया है विच इज ई रुपीज, ई रुपीज जो है वो आरबीआई की लाइबिलिटी है, यानी कि आरबीआई इज स्ट्रिक्टली पे यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। अब ये समझ आया
यूपीआई उस सिस्टम को आसान बनाता है, एक मैकेनिज्म है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है, ट्रांसमिशन का सिस्टम है। लेकिन ई रुपीज जो है वो क्या है? ई रुपीज बेसिकली एक करेंसी है। करेंसी में और ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है ये आपको क्लियर होगा, ठीक है? तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, देखो इस क्वेश्चन में हमने जो ये सेक्शन है इसमें हमने ये बता दिया कि बेसिकली डिजिटल करेंसी है क्या, ई रुपीज कैश क्या होता है, ई रुपीज जो है वो क्या होता है। तो अब इस केस में अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो हमने यहां तक जो है वो इसको क्या कर लिया, आंसर कर दिया। अब हमने क्या बताना है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज सीबीडीसी। इसका वर्किंग और प्रोग्रेस जो है वो हम लोगों को अभी बताना है। तो आप लिखो देखो वर्किंग कैसे है। सबसे पहले डिजिटल करेंसी जो है वो इशू की जाएगी, फिर उसके बाद मर्चेंट्स और इन सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, फिर डिजिटल वॉलेट में वो रखी जा सकती है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी ट्रांजिशन होगी, और इसकी ट्रांजिशन के बाद क्या होगा, ट्रांजिशन के बाद होगी सेटलमेंट, यानी कि आपने उसको पे किया, उसके अकाउंट में प्रॉपरली पैसा आ गया। अब ये जो डिजिटल करेंसी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रिटेल सीबीडीसी और एक होता है होलसेल सीबीडीसी। जो रिटेल सीबीडीसी है इस केस में आपको याद रखना है कि कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कंज्यूमर हो गया, मर्चेंट हो गया, एवरीडे ट्रांजिशन के लिए इसको ज्यादा यूज करेंगे। और यहीं पे होलसेल सीबीडीसी जो है ये बेसिकली बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया और इंटर बैंक ट्रांजिशंस में ज्यादा यूज होगा। यानी कि होलसेल सीबीडीसी जो है वो ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक यूज करेंगे, और यहीं पे जो इंडिविजुअल सीबीडीसी है ये ज्यादातर कौन यूज करेगा, इंडिविजुअल लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर है आपको। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को पहले आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद इसका आंसर करते हैं। तो आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, इसमें देखो दो व्यू पॉइंट्स जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहला डायमेंशन इसमें पूछा गया है, एग्जामिन द व्यू दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द सोशल एंड द इकोनॉमिक इंक्लूजन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो कैसे सोशल इकोनॉमिक जो है इंक्लूजन का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है अपने कंट्री में। दूसरा इन्होंने डायमेंशन यहाँ पे ये पूछा है कि आरबीआई जो है वो एक इंडेक्स निकालता है जिसका मीनिंग, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे यूजफुल है। देखो जब भी कोई इंक्लूजन की बात आए तो ये लेक्चर्स में भी जो है वो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये है कि इंक्लूजन की बात में हमने सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहली चीज होती है असेसिबिलिटी। क्या होती है? असेसिबिलिटी। फिर होता है अफोर्डेबिलिटी। क्या होता है? अफोर्डेबिलिटी। तीसरी चीज ये होती है अवेलेबिलिटी। क्या होती है? अवेलेबिलिटी। यानी कि 3A अप्रोच जो है वो हम लोग देख सकते हैं इंक्लूजन के केस में, असेसेबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल। भले वो फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाए, फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आया, असेसेबल, अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, वही सेम चीज जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के केस में है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसमें है दो डायमेंशंस। आप जब ये आंसर लिखोगे तो सबसे पहले ये डिफाइन कर दो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो लिखोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस ensuring affordable and timely accessible to useful financial services like banking,
क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन एंड पेमेंट्स फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग लिख दो सबसे पहले। सबसे सेफेस्ट साइड ये होता है एक आंसर को शुरू कर दे, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस इंश्योर द affordable and timely access to the useful financial services like banking, credit, insurance, pension and payment for all sections of the society। अब देखो इन्होंने पहला डायमेंशन इसमें जो पूछा था वो ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो कैसे चीजों को ओवरऑल लेके चलता है, सोशल और इकोनॉमिक। तो हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की हेडिंग डाल के सबसे पहले लिखेंगे रिडक्शन इन पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी में रिडक्शन आएगा तब। सेकंड क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी। कैसे, अगर सब लोगों की इंश्योरेंस हो रखी है तो उनका हेल्थ केयर का खर्चा कम आएगा, पेंशन उनको आ रही है तो फिर उनको ये सोचना कम पड़ेगा कि हमारा आगे चल के खर्चा कैसे होगा। तो ये चीजें हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद आ जाता है बेटर वेलफेयर डिलीवरी, यानी वेलफेयर की स्कीम्स, ये सब चीजें जो है वो बेहतर इस तरीके से जानी जा सकती है। अब ये सब चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स को इलेबोरेट करो तो इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर जो सेकंड डायमेंशन था वो क्या था, वो था आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग क्या बनाओगे, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब इसमें क्या लिखोगे, आरबीआई जो है वो मेजर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के चलते वो अपनी बैंकिंग पॉलिसीज को अलग अलग तरीके से बना पाए। इसी इंक्लूजन के चलते जो है आरबीआई के द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में क्या होता है, एक्सेस 35% इसको वेटेज दी जाती है, यूजेज 45% वेटेज, प्लस क्वालिटी 20% वेटेज। इन सब चीजों को वेटेज देने के बाद ये इंडेक्स निकाला जाता है। और इसमें बेसिकली एक्सेस किसका, फाइनेंशियल सर्विसेज का, यूजेज किसका, फाइनेंशियल सर्विसेज का। मान लो वो एसेसेबल है लेकिन यूजेज नहीं है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, अगर मान लो यूसेज भी है और वो लोग उस फाइनेंशियल जो ट्रांजिशन है या बेनिफिट है जो आरबीआई उनको दे रहा है उसको अवेल कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी जो क्वालिटी है वो उस लायक है कि वो उस पर शिफ्ट करें, वो कैश की बजाय इस ऑनलाइन सर्विस को यूज करें। तो ये तीन चीजों को यहाँ पे वेटेज दी जाती है और इस तीनों चीजों के बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है प्रोग्रेस को, आइडेंटिफाई किया जाता है गैप्स को जो बीच बीच में है, ठीक है। और ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो कितनी है। तो आरबीआई का जो ये इंडेक्स है ये हमें बेसिकली ये बताएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इंडिया में कितनी है। और इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है जहां पे प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे गैप्स दिखाई जाएंगे और उन गैप्स को जो है ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई जो है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो काफी सारे काम करेंगे। तो ये आपको समझ आया। अब कई स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि सर जो कंक्लूजन है उसको कैसे लिखे हम लोग। देखो कंक्लूजन को लिखने के लिए कुछ नहीं करना, इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना वही आप यहाँ पे लिख दो, फ्यूचरिस्टिक। If India is able to have the idea of the gaps which are in the financial system, only then we are able to achieve the target of the $5 trillion US economy। यानी कि अगर हम इन गैप्स को ओवरऑल फिल करेंगे तभी हम लोग $5 ट्रिलियन US की इकोनॉमी बन सकते हैं। तो इसकी अगर आप सिग्निफिकेंस बता दोगे या फिर इसमें आपने ये बता दिया कि इंडिया का जो फ्यूचर गोल है वो क्या है, उसको हम लोग अचीव करने के लिए इन चीजों को हमने क्या करना होगा, ओवरकम करना होगा। ऐसी चीजों को लिख के आप अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया है। फर्स्ट और सेकंड में कोई इशू नहीं था, कोई इशू। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आपको हमने लेक्चर के पहले ही भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो बेसिकली किस चीज से डील करता है, वो करता है एग्रीकल्चर से डील। और एग्रीकल्चर से डील करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखो,
Describe the various technology missions which are initiated in the Indian agriculture and examine their role in the food security. अब देखो इन्होंने बेसिकली मिशंस पूछे हैं और उनका रोल पूछा है इन द फूड सिक्योरिटी। अब सबसे पहले इसको सेफ साइड शुरू करने का वे क्या होना चाहिए? टेक्निकल मिशंस वर लॉन्च टू अप्लाई अब देखो हमने सिंपली जो है वो ये लिख दिया कि टेक्निकल मिशंस जो है वो क्या होते हैं और इनकी रेलेवेंस क्या है। तो अगर हम इसको देखें, टेक्निकल मिशंस वर लॉन्च टू अप्लाई मॉडर्न साइंस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस अबाउट टू द स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ताकि जो है हम जिन चीज़ों की प्रोडक्शन कम कर रहे हैं उन चीज़ों की प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए, और हम जिन चीज़ों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं यानी कि इम्पोर्ट के ऊपर निर्भर कर रहे हैं वो कम हो सके। तो इसको जो है वो बोला जाता है। अब उन्होंने नेक्स्ट मिशंस भी पूछे हैं, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे टेक्निकल मिशन ऑन ऑयल सीड्स, जिसका मेजर फोकस जो है वो क्या था? ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के ऊपर था। ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हो टेक्निकल मिशन ऑन पल्सेस एंड मेज, टेक्निकल मिशन ऑन कॉटन, उसके बाद टेक्निकल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर। ये सब चीजें आप लिख सकते हो। इन सब चीजों में कुछ नहीं है, बस इन चीजों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। और इनका जो रोल है वो फूड सिक्योरिटी में क्या होगा? सबसे पहले इनका रोल ऑफ दीज मिशंस इन फूड सिक्योरिटी, इनका मेन रोल क्या होगा? सबसे पहले प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा। सेकंड ये होगा इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सेकंड ये होगा इंप्रूव इन सीड एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा ये होगा रिडक्शन इन इंपोर्ट, फॉरेन देशों से हम लोग कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और क्या होगा? क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन होगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और क्या होगा? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें हैं जो यहाँ पे होंगी, किसके चलते? इस इनोवेशन स्टेप के चलते। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मेजरली अभी भी ट्रेडिशनल आइडियाज को यूज करता है। अगर हम इसमें इनोवेशन नहीं लेके आएंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है, वो ऑल पहले ही कम है, ऊपर से इन चीजों के चलते और कम हो जाएगी। तो इस वजह से नीड ऑफ द आवर ये है कि इनोवेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में इनएफिशिएंसी कहाँ है? हाउ ई कॉमर्स हैज रिड्यूस्ड द इनएफिशिएंसी इन ऑफ एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग, एक्सप्लेन। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखना है इसका, इसमें भी 2 डायमेंशंस है, और इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप एक एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केट की एग्जांपल दोगे। आप ये लिख सकते हो इसमें, एन एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केट इज एफिशिएंट agriculture market is essential for ensuring that farmers receive a fair share of the consumer price. However, Indian agriculture marketing
continues to face several structural inefficiencies। अब देखो इसमें सेफ साइड हमने क्या प्ले किया, इफेक्टिव एग्रीकल्चर मार्केट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट फार्मर्स रिसीव अ फेयर शेयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस। अगर मान लो मार्केट एफिशिएंट होगी तो फार्मर को उनकी क्रॉप्स का एक फेयर शेयर मिलेगा, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, मार्केट का एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग ये बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएफिशिएंसी ऑफ द मार्केट। तो लिखो हेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड इनएफिशिएंसी। सबसे पहला फैक्टर क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडिएरीज। सेकंड क्या है, फ्रेगमेंटेड मार्केट। उसके बाद क्या है, पुअर स्टोरेज। उसके बाद फोर्थ क्या है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ क्या है, इंफॉर्मेशन असिमेट्री। ठीक है, जो हमारी सप्लाई चेन है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है और उसमें लोग बहुत ज्यादा है। मार्केट जो है वो क्या है, फ्रेगमेंटेड है, यानी मार्केट जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन है, और क्या है, इंफॉर्मेशन के ऊपर भी असिमेट्री है। तो ये सब चीजें हैं जो मिलके मार्केट को क्या बनाती हैं, इनएफिशिएंट बना देती हैं। अब ई कॉमर्स जो है वो इनको कैसे डील करेगा, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडिएट्स को ई मार्केट कैसे डील करता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो सेलर से डील करेगा। ठीक है, कंज्यूमर सेलर से डील करेगा तो बीच में जो लॉन्ग चेन ऑफ सप्लाई चेन है वो कम हो जाएगी। इसके चलते सेलर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सेकंड ये है फ्रेगमेंटेड मार्केट। डिजिटल मार्केट को फ्रेगमेंटेड फिजिकल मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है। पुअर स्टोरेज। स्टोरेज क्यों चाहिए हमें, स्टोरेज इस वजह से चाहिए कि जब तक हमारे पास कोई अच्छा कस्टमर नहीं आ जाता हम लोग तब तक अपनी चीजें स्टोर करके रख पाएंगे। अगर हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा है और उसमें तुरंत ही कस्टमर आ जाएंगे, हमें खोजना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से पुअर स्टोरेज की प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया जा सकता है। एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम जो है वो मोर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस से संबंधित है। और इंफॉर्मेशन असिमेट्री। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स होंगे तो इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें अपडेशन जल्दी आएगा और चीजें जो है वो इनोवेटिव सोल्यूशन से ली जा सकती हैं। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एग्रीकल्चर को भी आप डील कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आपको सब क्लियर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्सप्लेन द की चैलेंजेस फॉर इंडियन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट फॉर इंश्योरिंग द एनर्जी सिक्योरिटी अलोंग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। देखो क्वेश्चन मेनली किसके ऊपर है, इंडिया से एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को शुरू करना है तो आप एनर्जी सिक्योरिटी की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो। एनर्जी सिक्योरिटी बेसिकली रेफर्स टू द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, वाइल इंश्योरिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। एनर्जी को सबके पास अफोर्डेबल प्राइसेस पे पहुंचाना विदाउट इवन कॉम्प्रोमाइजिंग द इकोनॉमिक, सोशल और सेकंड क्या है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। इसका नाम है एनर्जी सिक्योरिटी। इसमें इंडिया के लिए की चैलेंजेस क्या है, देखो सबसे पहला की चैलेंज क्या है कि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सेकंड क्या है, राइजिंग एनर्जी डिमांड। हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है। और क्या है, हमारी जो एनर्जी की डिमांड है उसमें कोल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, अभी तक सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो नहीं आई है। रिन्यूएबल एनर्जी को लाने के लिए, सोलर पैनल बनाने के लिए हम लोग जो है वो अभी भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर बहुत ज्यादा करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सेल्फ सस्टेनेबल अभी तक हम लोग है नहीं, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप। नेक्स्ट ये है कि अगर मान लो हम लोग अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हम जो है वो बहुत वल्नरेबल हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। तो सिक्स्थ पॉइंट जो है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क के नाम से हो सकता है। तो इस तरीके से ये सब चैलेंजेस है।
अब मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? देखो सबसे पहला मेजर लिया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन। तो पहला काम हम कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड क्या कर सकते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी, डोमेस्टिक कैपेसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? स्टोरेज और ग्रिड सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। ये सब चीजें करके जो है हम लोग अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बेसिकली क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं, अभी तक जो कि डिपेंडेंस है में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, हाउ आर स्टार्टअप्स इन इंडिया promoting entrepreneurship, innovation and employment, discuss the global and domestic challenges in the working and suggest suitable measures to overcome these challenges। अब इंडियन स्टार्टअप के बारे में क्वेश्चन है कि हाउ आर स्टार्टअप्स इन इंडिया प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब चीजें। अब देखो हम लोग इसमें शुरू कैसे कर सकते हैं? हम लोग पहले ये लिख सकते हैं, इंडिया हैज इमर्ज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट मतलब मेजर स्टार्टअप इकोसिस्टम विच इज बेसिकली सपोर्टेड बाय द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, लॉन्ग कंज्यूमर मार्केट जो है, स्किल्ड यूथ है यहाँ पे, ये सब चीजें लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टार्टअप में क्या है कि इंडिया ने जो है वो पिछले कई सालों में नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज जो बनी है इंडिया में, उनके नंबर में राइज देखा गया है। सेकंड ये है कि इनोवेशन से ये ड्राइव करता है। थर्ड ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्रिएट होगी। लेकिन चैलेंजेस जो है वो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले होंगे डोमेस्टिक चैलेंजेस और सेकंड वाले होंगे ग्लोबल चैलेंजेस। डोमेस्टिक चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज क्या है? लिमिटेड एक्सेस टू पेशेंस एंड अफोर्डेबल कैपिटल। देखो इंडियन स्टार्टअप में मैं हर बार बोलता हूँ कि गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा, आपने फर्स्ट जो है पैसा लगाया और उससे जो रिटर्न आएगी, इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। तो डोमेस्टिक चैलेंज में पहले नंबर पे क्या आ गया? लिमिटेड एक्सेस टू द अफोर्डेबल कैपिटल। और सेकंड चैलेंज क्या आ गया? रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, यानी कि रेगुलेशन में भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। वीक यूनिवर्सिटीज है, इंडस्ट्रियल एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लेबर जो है वो ज्यादा स्किल्ड नहीं है। ग्लोबल चैलेंजेस में ये है कि ग्लोबल वल्नरेबल है, रिस्क बहुत ज्यादा। दो देश आपस में फाइट करते हैं, बीच में इंडिया के लिए सामान जो है वो महंगा हो जाता है। यूएस और ईरान की एग्जांपल लगा लो, चाहे यूक्रेन और रशिया की एग्जांपल लगा लो। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो इंडिया के स्टार्टअप को कभी भी इंक्रीज नहीं होने देते। चाइना के साथ हमारा कॉन्टिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, भले ही वो बॉर्डर पे हो या फिर इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट हो। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया को जो है वो काफी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो इसमें लिखे जा सकते हैं। अगर आप देखोगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोर आर जेनरिक इन नेचर, मतलब वो जेनरिक इन नेचर होते हैं। आप उसको प्रूव करने के लिए पॉइंट डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंडियन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म द फूड स्कैर्सिटी टू फूड सरप्लस। Explain the various government policies implementation for the diversification of Indian agriculture। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम जो है हमारा देश में 80% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर सारा का सारा जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से होता है, पुरानी चीजों पर डिपेंड करता है और डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम है। तो ये चीजें हैं जो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगी। अब इंडिया ने कौन सा रेवोल्यूशन लाए? ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग लेके आए। इसके चलते HYV सीड्स को जो है वो क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इरिगेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब चीजों को भी जो है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लाई गई, ICAR बनाया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, प्राइस को MSP से रेगुलेट किया गया, ये सब चीजें हुई। इरिगेशन की एक्सपेंशन हुई, फूड सिक्योरिटी जो है इसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए, FCI बनाया गया। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया। ये सब चीजें हैं जो इसमें की गई एग्रीकल्चर सेक्टर में। पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए देखो गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेके आई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, फिर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द हॉर्टिकल्चर। ये सब ऐसे मिशन है जिनका मेन मकसद यही था कि एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन को लेके आना। तो इस तरीके से चीजों को लिखा जा सकता है। इसमें आपको बेसिकली क्या करना, 1950 से एग्रीकल्चर को शुरू करना और 2026 तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई इसकी एवोल्यूशन को लिखना है। इसके लिए जो बेस्ट सोर्स आपके पास हो सकता था वो ये भी था कि आप लोग NCERT में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, उसको आप लोग रेफर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्जामिन द रिलेटेबल इश्यूज पर्टेनिंग टू एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या क्या लिंक है? देखो
सबसे पहले एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बोला जाता है। सरकार कई बार क्या करती है, इंटरवीन करती है। तो आप ये लिख सकते हो, एग्रीकल्चर सब्सिडीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विच रिड्यूस द फार्मर्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोवाइड्स इनकम एंड ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर एक्सेस टू द मार्केट एज वेल। तो इन सब चीजों को बोला जाता है। अब एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो है इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले कौन सी सब्सिडी है, इनपुट सब्सिडी। सेकंड क्या है, क्रेडिट एंड इनकम सपोर्ट। उसके बाद क्या है, प्राइस एंड मार्केट सपोर्ट। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। ये सब चीजें हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी जो है वो दी जाती हैं। अब देखो, अब आ गया नेक्स्ट, ये WTO की बात करते हैं। WTO में जो सब्सिडीज दी जाती हैं उनको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनको बोलते हैं ग्रीन बॉक्स, एक होता है एम्बर बॉक्स और एक होता है ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में वो सब सब्सिडीज होती है जिनको सब्सिडी आपने दे दी और उससे व्यापार को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ऐसी सब्सिडीज को दिया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। एम्बर बॉक्स में वो सब्सिडीज होती है जो बेसिकली व्यापार को डिस्टॉर्ट कर देती है, ट्रेड डिस्टॉर्ट कर देती है। और ब्लू बॉक्स में सब्सिडी ये होती है जो कि प्रोडक्शन लिमिट सपोर्ट के तौर पे दी जाती है। हमने जितनी भी सब्सिडीज दी हैं वो सारी जो है वो एनी हाउ इन सब चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। इंडियन सब्सिडी में जो है वो इशू क्या है, इंडियन सब्सिडी में इशू ये है कि MSP और प्रोक्योरमेंट जो है वो ज्यादा है। WTO जो है, WTO बेसिकली क्या करता है, WTO बेसिकली इन सब्सिडीज को देने से मना करता है कि हम लोग इन सब्सिडीज को प्रोवाइड नहीं करेंगे, और इन सब्सिडीज को अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर ट्रेड डिस्टॉर्ट होगा। तो इस वजह से इंडिया जो है वो इन चीजों से फाइट करता रहता है। इसका बेसिकली सोल्यूशन क्या है, इसका बेसिक सोल्यूशन यही है कि हमें सब्सिडी जो है चीजों के ऊपर ना देके बल्कि उनको प्रोडक्शन के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर देनी चाहिए, ताकि जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो पाए। तो इस तरीके से ये सब चीजें हैं जो डिस्कशन के तौर पे यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। देखो, मेनली जो क्वेश्चन आता है ना, मेनली क्वेश्चन में ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, डिटेल्स आप लिख लेते हो, और इन क्वेश्चंस को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। अब हमें यही समझ आया कि ओवरऑल हमारे माइंड में पॉइंट्स डेवलप होने चाहिए, तभी हम लोग बेसिकली सब क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।